हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन पर पढ़ ही लिया होगा कि मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। सो आज की क्लास में हम परमाणु संरचना वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। हम परमाणु को पूरा डिटेल में जाकर देखेंगे कि ये परमाणु क्या होता है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु ही होती है या परमाणु के अंदर भी कुछ पाया जाता है। हर एक चीज पर आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। सेशन स्टार्ट करने को पहले सबसे पहले तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है भाई फटाफट से शेयर करके अपने सारे ही दोस्तों को जाकर बता दो कि मैम की जो क्लास है वो अपलोड हो चुकी है, जहां पर हमें सारे ही लेक्चर्स मिल रहे हैं और सारे ही चैप्टर्स मैम ने कंप्लीट कराए हैं। और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना भी नहीं भूलिएगा इस सेशन को लेकर। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम को अगर हम थोड़ा सा तोड़ने फोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर बेसिकली हमें एक एटम यानी कि एक परमाणु के स्ट्रक्चर को जानना है कि एक परमाणु की संरचना कैसी होती है। और एक परमाणु के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता है, प्रोटॉन जैसा कुछ होता है, न्यूट्रॉन जैसा कुछ होता है, लेकिन मैम ये है क्या। और हमें तो ये पता है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम यानी परमाणु होता है, तो क्या उससे भी छोटा कुछ होता है क्या, वही आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सेशन को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। अब बात ये आती है कि हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि मैम हमारा बेस कैसे मजबूत होगा, तो इसके पहले वाले चैप्टर्स पढ़कर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, हाँ सेकंड चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ये कहानी समझ में आ जाए। इन केस आपने अभी वो नहीं पढ़ा है तो मैम आज भी आपको वो थोड़ा थोड़ा सा टच कर कर बताएंगी कि भाई इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटम और मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वो भी एक लिमिट में पढ़ाया था क्योंकि हम इस चैप्टर पे नहीं पहुंचे थे, बट अब हम फाइनली इस चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो थोड़े से हम अपनी बेस को और भी ज्यादा करते हैं स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि मैम आज तो आप हमें बहुत ही अच्छे से बता दीजिए कि एक एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे क्या है, पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एटम्स आते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिनमें आयंस आते हैं। ठीक है, आप समझो। सो बात कुछ ऐसी होती है भाई कि मैं आपको अलग से लिख कर पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं आपको अलग से लिख कर पढ़ा रही हूँ, तब जाके आपको इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी। जब मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी ना और फिर उस थ्योरी पे चलूंगी तो तुम कहोगे कि हाँ मैम अब हमें पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। तो मैं एक हेडिंग डाल रही हूँ, ध्यान से देखना। और ये हेडिंग है भाई, क्या हेडिंग है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में भाई ये कहलाते हैं सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सब्सटेंस। चलो तो हम जानते हैं सब्सटेंस यानी पदार्थ के बारे में। सबसे पहले तो भाई बहुत ही ध्यान से सुनना, पदार्थ हम जब भी पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें दो प्रकार के पदार्थ पढ़ने होते हैं। लेकिन मैम वो दो प्रकार के पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो भाई एक तो होता है शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। यानी कि एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। मैम इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हर वो एक चीज जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, एंड हर वो चीज जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर ना बनी हो उसी को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सो आई होप आप वापस से आपको वो चीजें रिमाइंड हो गई हो, याद आ गई हो कि हाँ यार मैम ने ऐसा कुछ तो हमें पढ़ाया था। तो मैम ने आपको प्योर इम्प्योर की कहानी बहुत ही अच्छे से बता दी है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैम प्योर सब्सटेंस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में यानी कि तत्वों के बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में। तो चलो हमने क्या देखा, तो हमने देखा एलिमेंट्स यानी कि तत्व पढ़ना है और यौगिक यानी कि कंपाउंड। हम मतलब ये दोनों मिला दूंगी या मैं दोनों की ही बात कर दूं तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। कौन से सब्सटेंस होते हैं भाई, तो ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। अब आते हैं अगली कहानी की तरफ कि चलो ठीक है, हमें ये चीज तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, प्योर इम्प्योर की कहानी। लेकिन मैम अभी तो हमें आपने कहीं डिस्कस ही नहीं किया एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो एटम यानी कि परमाणु होते हैं, अणु नहीं होते। एटम यानी कि परमाणु होते हैं और इन परमाणु के ही बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो परमाणु हैं उनके अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। लेकिन मैम अभी आप हमें इन दोनों को क्लियर कर दीजिए क्योंकि कई बार ये दोनों ही चीजें आती हैं और मैंने इनके ना कुछ एमसीक्यूज भी कराए हैं, पहचान भी बताई है कि कैसे पहचान करते हैं। सुनो, सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि ये जो तत्व होते हैं, इसमें तीन चीजें हमें पढ़नी होती हैं। और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, तो आपने नाम तो सुना ही होगा। तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कि होता है भाई धातु, जैसे कि होगा अधातु, और क्या होगा उपधातु, है ना। और क्या होगा भाई, तो एक होता है उपधातु। तो हमने क्या जाना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में। ये सारे ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं। कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बोल देना टोटल कितने होते हैं, 118 होते हैं, 118 होते हैं। तत्वों की कुल संख्या 118 होती है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब बात आती है कि मैम कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया धातु, अधातु, उपधातु इसमें आते हैं और आपने हमें इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई है कि इन सब में क्या अंतर होता है। अब बात आती है कि मैम ये कंपाउंड यानी यौगिक क्या होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर ही क्या बनते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड बनते हैं। तो हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलती हूँ H2O तो आप क्या कहोगे कि मैम ये क्या है, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि ये है कि यौगिक यानी कि कंपाउंड। लेकिन मैम ये कंपाउंड प्योर कैसे हुआ फिर, क्योंकि ये तो दो अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। यहाँ पर मैम हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई। फिर हमने एक चीज और नोटिस करी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, और अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ही क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, पानी का एक अणु बनाते हैं। सो पानी बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। पानी के लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत होती है, जिसमें हाइड्रोजन के दो ही एटम होंगे और ऑक्सीजन का एक, और जब हम पूरे इन दोनों को मिला देते हैं H2O बनाते हैं, सो वो बनता है एक मॉलिक्यूल। क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। एक और एग्जांपल से समझाऊं क्या, चलो समझो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं CO2, अब आप क्या बोलोगे कि मैम CO2 क्या है ये, तो मैं आपसे कहूंगी कि ये हो जाएगा भाई कार्बन। ये क्या है, कार्बन, और ये क्या हो जाएगा, तो ये है ऑक्सीजन। ये है कार्बन और ये क्या होगा, ऑक्सीजन। और CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये दोनों मिलकर कार्बन का एक ही एटम होगा और ऑक्सीजन के दो एटम होंगे यहाँ पर, और ये तीनों मिलकर ही आपस में क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाने का काम करते हैं। सो आई थिंक अब आपको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। एटम कैसे होते हैं तो वो आपको समझ में आ गया होगा, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होगा, है ना। आ रहे हैं अब
इसकी कहानी पर भी आएंगे, पहले मैं दोनों में अंतर कर लूं फिर हम इस पर भी आएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे हम परिभाषा अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्यों उठाए, तो एटम यानी कि परमाणु होते क्या है, तो परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है। हमने क्या देखा, किसी भी एलिमेंट का चाहे वो धातु का हो, चाहे वो अधातु का हो, चाहे वो उपधातु का हो, तो किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा कण ही क्या कहलाता है, एटम यानी कि परमाणु, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। हमने क्या देखा, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एटम्स कभी भी फ्री नहीं रह सकते हैं। अगर वो फ्री रहेंगे तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं कहलाएंगे, छोटी इकाई नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आई। और इसी के साथ अणु क्या होते हैं, तो तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण। हमने क्या देखा, तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मॉलिक्यूल फ्रीली रह सकते हैं, लेकिन एटम्स कभी फ्रीली नहीं रह सकते हैं, है ना। बस यही क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, है ना। जो फ्रीली रह सकते हैं वही क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अब हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो एक एटम होती है। क्या होती है, सो भाई वो एक एटम होती है। अब ध्यान से सुनना, एक एटम का स्ट्रक्चर मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये है स्टाइलस आपके सामने। अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो एक पॉइंट पे एक ऐसा, मतलब एक सबसे लास्ट में एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहां बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ये रहेगा, है ना, जहां बिल्कुल ये छोटा सा पॉइंट रहेगा, मतलब इतना ही बचेगा, इससे छोटा कुछ नहीं। अब आप कहेंगे मैम ये तो हमें विजिबल है, हमें दिखाई दे रहा है, मुझे आपको पढ़ाना है तो वो विजिबल होगा ही होगा, पर मैं आपको बताऊं कि इसके स्मॉलेस्ट यूनिट को यानी एटम को आप नहीं देख सकते। ये इतना छोटा होगा जिसे हम अपनी अनएडेड आइज या मैं कहूँ नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि इसे देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, इस एटम के ही स्ट्रक्चर को अब मैम डिस्कस करके पढ़ाने जा रही हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी एटम, ये क्या बन गया, किसी भी एटम के सेंटर में क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, तो मिलेगा आपको न्यूक्लियस, है ना। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, तो इसके चारों तरफ होते हैं भाई ये ऐसे, रुक जाओ प्रॉपर पहले बना दूं, फिर तो मैं बहुत ही अच्छे से पूरा समझा दूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये ऐसा देखो, अब क्या होता है ना, किसी भी एटम के नाभिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी एक एटम के नाभिक में यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वो बाह्य कक्षा में कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। और इन सब के क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। एक्चुअली ये चार्जेस के बारे में पहले नहीं पता चला था, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, फिर प्रोटॉन की हुई थी, ऐसे करके एक एक चीज के बारे में पता चलता गया, है ना, कि ऐसा कुछ भी होता है। तो हमें क्या पता चला था कि सबसे सेंटर में सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो भाई इसे हम कहते हैं क्या, तो ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है न्यूक्लियस, यानी कि ये कहलाता है नाभिक। और इस नाभिक में ही क्या पाए जाते हैं, दो चीजें पाई जाती हैं। कितनी चीजें पाई जाती हैं इस नाभिक में, दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो है भाई प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन, और एक क्या होगा, न्यूट्रॉन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के चार्जेस होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी कि भाई ये उदासीन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैम अगर इन दोनों के साथ ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन भी होगा इसमें। जी हाँ, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है,
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैसे रहेंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैसे होते हैं, सो वो होते हैं नेगेटिव, और प्रोटॉन का पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताते हुए चलना। मैं नॉन स्टॉप बोलते हुए चल रही हूँ ताकि मैं आपके हर एक पॉइंट को क्लियर कर सकूं। मैं चाहती तो मैं आगे बढ़ के थ्योरी एक बार रीड करके भी चल सकती थी, है ना, लेकिन मेरा शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट रहा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे टाइम पे किसी ने मुझे इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, और मेरे हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप तक वो चीजें पहुंचा सकती हूँ। सो मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो ये बात समझ में आई। तीन चीजों के बारे में एक चीज और बताती हूँ मैं। हम एक, आपने आयन का नाम भी सुना होगा, है ना। आयन्स होते हैं ना, कहाँ लिख दूं, यही लिखूंगी वैसे तो मैं। आयन की अगर मैं बात करूं तो आपने आयन्स का नाम भी सुना होगा। तो ये जो आयन्स होते हैं ना भाई, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन, है ना, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। नाम से ही आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। धनायन का जो चार्ज होगा ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और ऋणायन का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ऋणायन होते हैं और प्रोटॉन धनायन होते हैं। और आयंस क्या होते हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई भी पूछे आयन क्या है तो ये आवेशित कण होते हैं। ये क्या होते हैं? आवेशित कण होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो आवेश प्रदान करते हैं। और इन तीनों में आवेश हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही प्रदान कर रहा है। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह पर कांस्टेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके कक्ष में क्या लगाते हैं, ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? अपने अष्टक को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जा सकता है। हमने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सुनना, सुनते चलना, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसका क्या किया जाए, त्याग, कहाँ लिख दें, चलो यहां लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, है ना, अगर इसका क्या किया जाए, त्याग, सेक्रीफाइस, या फिर इसको ग्रहण किया जाए, दोनों में ही क्या है, अंतर है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और अगर इसको ग्रहण किया जाता है तो चार्ज आता है नेगेटिव। अरे आया कि नहीं आया समझ? चलिए, सो आई थिंक, है ना, आई थिंक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में ये वाली कहानी तो आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, है ना। ये कहां तक हो गया था? ये वाला स्ट्रक्चर पूरा हो गया था, ये वाला भाग भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये वाला पार्ट भी कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं अब हम एटॉमिक वेट की तरफ, है ना, यानी कि परमाणु भार की तरफ। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का, आपको एटॉमिक वेट के बारे में काफी देखने को मिलेगा, परमाणु भार देखने को मिलेगा, मतलब नाम मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा अंदर जाके पढ़ना होगा, तो इतना कुछ भी नहीं है। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के, कार्बन 12 यानी 12 के परमाणु के 1/12वें भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008, जो कि बेसिकली 1 ही माना जाता है, भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। ये हमें क्या बताता है? किसी का भी क्या बताता है? तत्व का परमाणु भार बताता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट बताता है। और भी चीजें इसी के साथ, जैसे कि एक अणु भार होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मोल कॉन्सेप्ट होता है। सो मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, ये क्या होता है ना, ये परिभाषा लगभग सेम लगेगी आपको, डेफिनेशन सेम लगेगी, बट दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है, the molecular weight of a substance is a number that shows how many times heavier one molecule of that substance is than 1/12 of an atom of carbon 12। यानी कि किसी पदार्थ का अणु भार एक वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करता है या करती है
कि उस पदार्थ का एक अणु जो है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से क्या है, कितना गुना भारी है। और यहाँ पर ना और भी चीजें आई थी और इसमें ऐसा नहीं है। अब आते हैं मोल धारणा की तरफ, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। अभी आपको आइसोटोप्स नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं, केवल और केवल इनके नाम याद रखने हैं। आपको अभी आइसोटोप्स नहीं पता है तो टेंशन ना लो, अभी मैं आपको पूरा आइसोटोप्स, आइसोबार है ना, आइसोटोन्स क्या होते हैं सब समझाऊंगी, लेकिन अभी केवल इसका नाम जानो। नेक्स्ट आते हैं फिर है ना, मोल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है ना। इस मोल जो है, मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का ही प्रतीक होती है। और सन 1967 में है ना, 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था रदरफोर्ड, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था जेम्स चैडविक, आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है। लो भाई, अभी हम क्या देख रहे थे कि परमाणु अनडिवाइडेड है, परमाणु अविभाज्य होता है। इस एटम का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर पढ़ाया, एक्चुअली में ये अनडिवाइडेड है, ये अविभाज्य है। लेकिन मैंने आपको खैर इसके अंदर की कहानी बता दी थी, क्योंकि हमारे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि परमाणु अनडिवाइडेड नहीं है बल्कि वो डिवाइडेड है, यानी कि वो क्या है भाई, विभाज्य है। तथा ये मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या है ना कि हम साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट की बात अगर आती है तो बुद्धि वहां बहुत चलती है। हमारे सामने पता है क्या होता है, कभी कोई डिफिकल्ट चीज आती है ना, बुक वगैरह पढ़ने में भी, तो हम उसको ना इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार इतना डिफिकल्ट है, कौन ही अपना दिमाग खराब करे, आगे बढ़ते हैं, जाने दो, यहीं से थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये है क्या, साइंटिस्ट का ये थिंकिंग रहती है कि मैं अब इसके बारे में जान के ही रहूंगा और मैं ही जान के रहूंगा। तो एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है, दूसरा करता है, तीसरा। आप हमारे यहाँ साइंटिस्टों की कमी है क्या? नहीं। तो सब लोग रिसर्च करते हैं और फिर कोई ना कोई जाकर उस पर एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो बात समझ में आई? सो यस, हमारे साइंटिस्ट ने बोला एटम को ही थोड़ा सा और क्लासिफाई करके कि भाई ये अनडिवाइडेड नहीं है, डिवाइडेड है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। चलो अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ, है ना। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपको क्लियर दिख रहा है। तो प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बस समझ जाओ। तो मूल कण, प्रतीक, आवेश, द्रव्यमान, है ना। पहली बात तो ये यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है एक, जिसमें ये क्या है भाई, मूल कण है, ये सिंबल है, इंग्लिश वालों सिंबल है, इतना तो तुम समझ जाओगे। ये सबके आवेश यानी कि चार्जेस हैं, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है भाई, द्रव्यमान, है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये जो द्रव्यमान यानी कि मास होता है ये किलोग्राम में होता है, यहाँ पर ये ग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है द्रव्यमान। अब ये AMU में दिया है, और इसके बाद खोज करता, किसने खोज की, एक परिवर्तन यहाँ आएगा गोल्डस्टीन, में अभी समझाऊंगी इनकी पूरी कहानी को। देखो हुआ क्या था, है ना, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक आपके सामने है, हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, है ना, अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो। और ऊपर क्या होगा, माइनस। आवेश क्या होता है, सो यस -1 होता है, और 9.1095 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -28 ग्राम ये होता है इसका द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, है ना। AMU में ये होता है। और जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। एक्चुअली जे थॉमसन, या मैं कहूँ रदरफोर्ड, सबने ना अपनी एक डेफिनेशन, अपनी एक अलग ही मॉडल, डेफिनेशन भी नहीं, अपना एक अलग ही मॉडल ही प्रस्तुत कर दिया था एटम यानी कि परमाणु को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं जे थॉमसन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक तरबूज मॉडल के बारे में बताया था, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल भी जाना गया था। अच्छा 2 मिनट और रुकते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर जे थॉमसन की कहानी की तरफ मैं आऊंगी, ठीक है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन ये है इसका प्रतीक,
+1 इसका चार्ज होता है, और ये 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, ये क्या है, ग्राम में इसका द्रव्यमान होगा, है ना। और ये यहाँ पर AMU में है। और गोल्डस्टीन, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है गोल्डस्टीन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब इसकी खोज की गई थी ना, तो इन्होंने इसके अंदर ये चीज बताई थी, बट मैं मतलब जब इसकी खोज की गई थी प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को एक कांच की विसर्जन नलिका में खोजा गया था। ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, क्लास 9th में ये पढ़ने को मिलेगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ जी, ये क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 होगा, जहां पर हमें ये पढ़ना होता है, पर आपने नहीं पढ़ा है, मैम आपको बता देती हैं कि गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो प्रोटॉन होता है इसे विसर्जन नलिका में खोजा गया था, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने नहीं खोजा था उस विसर्जन नलिका में, कि पूरी कहानी इन्होंने बताई थी। तो खोजा किसने था, आपने नाम सुना होगा रदरफोर्ड का। क्या नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा रदरफोर्ड का, जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, या मैं कहूँ खोज की। बुक में कई जगह पर ये चीजें भाई गलत मिलती है, प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन का N सिंबल होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, आवेश शून्य होगा, 0, द्रव्यमान आपके सामने है 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होगा। ये AMU में द्रव्यमान दिया है, और जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में इसको क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। आप सुनो, यहाँ पर पढ़ने के पहले थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, जहां मैं आपको बताती हूँ जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन की अगर मैं बात करूं, है ना, जे थॉमसन की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताया था। जे थॉमसन ने क्या किया था, तो सुनते चलना। सबसे पहली चीज तो ये कि हम बनाते हैं एक तरबूज को। अच्छा, ये ऐसा बनेगा, रुको, फिर हम इधर से बनाएंगे इसे। तो जे थॉमसन की अगर मैं बात करूं, बस यही तो बनाना था, दिख रहा है, हाँ, तरबूज कुछ ऐसे ही तो दिखता है ना। अब ये मत कहना कि मैम ये लाल क्यों है ना। अब सुनो, मैं इसमें ये काले काले बीज भी बना रही हूं, ऐसे, है ना। पूरा तरबूज मॉडल मैंने प्रस्तुत कर दिया है आप सभी के सामने, है ना। तरबूज मॉडल मैंने इनका प्रस्तुत कर दिया है आप सभी के सामने, है ना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मॉडल अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं आशा करूंगी कि आप सभी को ये मॉडल अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा समय और दीजिए, बस ऑलमोस्ट डन, है ना। तो तरबूज की अगर हम बात करें, हाँ, तो जे थॉमसन ने क्या किया था भाई, तरबूज मॉडल दिया था। तरबूज मॉडल के नाम से भी ये जाना गया था, है ना। और ये प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया था। किसके नाम से, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया था। अब जिसमें क्या था ना, है ना, जिसमें क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल की अगर मैं बात करूं, ये तरबूज मॉडल, ये जो काला सीड्स वाला भाग है ना, बीज वाला भाग, इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया, और जो पूरा फैला हुआ सा लाल कलर का भाग दिख रहा है, रेड वाला भाग दिख रहा है ना, उसे पॉजिटिव चार्ज कहा गया था। ये धनावेशित था, और इसमें जो ये बीज दिख रहे हैं ऋणावेशित था। ये क्रिसमस केक के नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम लिख लेना इसे, ये क्रिसमस केक के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि इसको इससे भी कंपेयर किया गया, जापान की मिठाई से भी कंपेयर करके, मतलब उसमें ये चार्जेस के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें धसे हुए से रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें धसे हुए से रहते हैं, ऐसा किसने बताया था, जे थॉमसन जी ने बताया था। क्रिसमस केक में भी आपने देखा होगा कि जो चॉकलेट जैसा दिखता है, वैसे तो पूरा बेस रहता है, चॉकलेट जैसा जो हिस्सा रहता है ऊपर ऐसे डला हुआ सा रहता है। अलग अलग तरीके के आते हैं भाई केक के, हम इतने शौकीन है नहीं, अपनी भाषा में बस समझा ही सकते हैं। तो यस, वहां पे ये चीज पता चली थी, ठीक है। चलो, तो मैंने जे थॉमसन के आपको एटॉमिक मॉडल के बारे में भी बता दिया।
चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम एटॉमिक नंबर की तरफ। लो भाई, अगली कहानी क्या है, सो वो है एटॉमिक नंबर की। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक यानी उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर बोलते हैं, है ना। परमाणु क्रमांक यानी कि क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, तो वो ये परमाणु क्रमांक होगा और ऊपर क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। अभी आएगा वो भी। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसका योग बोल रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग ही उसका क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस करने से निकाल सकते हैं। इसको प्लस करने से हम निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएस ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और अब हम देखने जा रहे हैं क्वांटम संख्या के बारे में, है ना। क्वांटम नंबर क्या होता है, हालांकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी को पता ही होगा, पर कोई बात नहीं, जिसे नहीं पता है थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने और इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिकली बताने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का यूज किया गया है ना। और वो 4 संख्या कौन कौन सी है, क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये हमें क्या बताता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। हर एक एटम की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो वहां पर एक ऊर्जा स्तर भी होता है, एनर्जी लेवल जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली ये हमें वही बताता है, एन कहीं पर मिल जाता है। तो दिगंशीय क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षन यानी जो ऑर्बिटल या मैं कहूं ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी आकृति को प्रकट करता है। एक का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 हो सकता है ना। एक चीज और है ना, एक का मतलब एक दिगंशीय क्वांटम संख्या की बात चल रही है। थर्ड आते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। भाई इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से इसे हम डिनोट करते हैं। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करता है। ये m का मान 1 के मान पर निर्भर करता है। किसी एक के लिए m का मान +1 से लेकर 1 तक होते हैं 0 के साथ। और सबसे लास्ट आता है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि स्मॉल m के चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 और 1/2 का मान होता है। ठीक है ना। चलो, तो मैम ने आपको क्या बता दिया है, तो मैम ने आपको क्वांटम संख्या के बारे में बता दिया है कि क्वांटम संख्या क्या होती है। अब मैम आपको बताने जा रही हैं किसके बारे में, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम के बारे में। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि इलेक्ट्रॉनों के n और mm के मान एक ही है तो उनका चक्रण कैसा होगा, ऑपोजिट यानी कि विपरीत डायरेक्शन में होगा। ये हमने क्या देखा, पाउली का अपवर्जन नियम देखा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम अब हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा जाकर पढ़ना है। जो बहुत ज्यादा जाकर पढ़ना है वो तो मैम आपको बताती ही है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता यानी कि मिलता नहीं है जब तक कि इसके कक्षक प्राप्य यानी कि अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभाव्य इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही रहते हैं, मतलब फिर वो मिलते नहीं है, युग्म नहीं बनाते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं अफबाउ लॉ यानी कि अफबाउ प्रिंसिपल यानी अफबाउ का नियम। ये इस नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम कुछ इस प्रकार है। तो ये आपको बेसिकली याद करना होगा जिस क्रम में ये लिखा है, जिस क्रम में ये चल रहा है। और ये क्या होता है, अफबाउ नियम यानी कि अफबाउ प्रिंसिपल ये होता है।
अब आते हैं बिल्कुल लास्ट वाली कहानी की तरफ, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले आपके सामने क्या है, तो सबसे पहले है आपके सामने समस्थानिक, जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। सबसे पहले तो आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के अणुओं को, भिन्न भिन्न क्या बोल रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं में परमाणुओं को ही समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। सुनो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ हाइड्रोजन का, किसका लेकर चल रही हूँ, तो भाई मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है प्रोटेरियम, है ना, और एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है टाइटेरियम, टाइटेनियम, है ना, ऐसा कुछ होता है, समझ जाना आप। तो ये 3 ये होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना, ट्राइटियम होता है, ऐसा कुछ तो होता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, H यहाँ होगा, H यहाँ होगा और H यहाँ होता है, ठीक है। हमें पता है कि ऊपर क्या होगा, तो ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है और नीचे परमाणु संख्या होती है। तो इन सबकी परमाणु संख्या कितनी होगी, एक 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 ही होती है। और इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। इनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, तो वो अलग अलग होती है। क्या मेरी बात समझ में आई। अब क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बेसिकली वो तुम्हें बताना है। किसके बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताना है। तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को ही समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हें बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कौन सा है, तो वो ऊपर वाला है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, है ना, और ये कितना होगा, 2, और नहीं उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, वो भी 1 होगा। जब इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं वही उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्रोटॉन भी 1 1 1 ही रहेगा, समान ही रहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करके निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 0। ये कितना आएगा भाई, तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अगर इसको करेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने जाना, तभी तो बोल रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या तो समान होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। चलिए फटाफट से इसका एसएस ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है आप सभी ने, अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे की कहानी को जानते हैं। और इसका ये जो चार्ज, रुक जाओ, सब मिट गया, सब मिट चुका है, इसको सही कर लेते हैं। और इसमें निकालना तो आगे ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को कैसे पहचानोगे, तो वो मैम ने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट से आगे। और आगे की कहानी में सेकंड नंबर पे मैं आइसोबार्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज कि आइसोबार्स में समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को ही संभारिक हम कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, समान होंगे, और भिन्न भिन्न क्या होंगे, यहाँ पर परमाणु क्रमांक होते हैं, बस वही क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं, समान समान होते हैं, यानी ऊपर वाला सेक्शन अब समान होगा, नीचे वाला असमान होगा। तो इसके लिए मैं क्या एग्जांपल्स ले लूं, तो पहले तो मैं लिख दे रही हूँ कि मैं यहाँ पर आइसोबार्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, है ना, और आई थिंक नेक्स्ट पे ही मैं पढ़ाती हूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा स्पेस मिल जाएगा मुझे। सो हेडिंग हो जाएगी आइसोबार्स। अब मैं 3 तरीके के एलिमेंट्स को यहाँ पर लेकर चल रही हूँ। जैसे आपने ऑर्गेन का तो नाम सुना ही होगा, आपने पोटेशियम का नाम सुना होगा, आपने कैल्शियम का भी नाम सुना होगा। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 18, 19 और क्या होता है भाई 20 होता है। और इनकी अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो क्या होते हैं, 40, 40 और 40 होते हैं। तो हाँ, इनके परमाणु द्रव्यमान कैसे हैं, अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या कैसी है, तो वो समान यानी कि इक्वल है। चलिए अब ध्यान से और सुनिएगा, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि
अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की कितनी होगी और न्यूट्रॉन की कितनी होगी। तो भाई जो प्रोटॉन की होगी वही इलेक्ट्रॉन की होगी, कुछ अलग होगी क्या? ना जी ना, कुछ अलग नहीं होगी। तुम्हें पता है कि यही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो 18 है, 19 है और क्या है 20। ये भी क्या होगा, 18 होगा, 19 होगा और क्या होगा 20 होगा। अब बात आती है कि मैम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको उड़ा देंगे, है ना। तो अगर मैं 40 में से 18 को माइनस करूंगी, 10 में से 8 जाएगा, अभी वो कर देते हैं। 40 में से 19 को माइनस करूंगी, फिर 40 में से मैं 20 को माइनस करूंगी, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन निकाल सकती हूँ। 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, फिर 20 बचेगा। समझ गए, हाँ या ना। तो आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, दोनों ही कहानी हमने जान ली है। अब आते हैं हम सेशन को एंड करने के पहले, है ना, आइसोटोन्स के बारे में जानने के लिए, है ना। सबसे लास्ट में क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे। चलो वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी जान लेते हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कितना कुछ यहाँ पढ़ने को मिल रहा है, कितना कुछ जानने को मिल रहा है। 3 तरीके के एलिमेंट हम यहाँ पर भी लेते हैं, सिलिकॉन ले लेते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं। तो हमने ले लिया सिलिकॉन, हमने ले लिया फास्फोरस और हमने ले लिया सल्फर। इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14, 15 और क्या होता है 16 होता है। कितना होता है भाई, तो ये होता है 14, 15 और 16। अब नेक्स्ट आते हैं हम कहां पर, तो हम आते हैं इसके बाद इनके द्रव्यमान संख्या की तरफ। देखो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आइसोटोन्स में क्या होगा, पीछे चलो। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या ही समान हो, अब हमें बताना है कि यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। ऐसा कुछ भी अभी तक हमने नहीं देखा था। क्या हमने ऐसा कुछ भी अभी तक देखा? ना जी ना, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि हमने क्या देखा था, तो हमने जाना था कि परमाणु संख्या कहीं समान थी, कहीं द्रव्यमान संख्या थी। अब तो यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या के बारे में ही बात चल रही है। तो मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी यहाँ पर, तो वो होगी कितनी, तो हम तीनों को लेकर चलते हैं और ये हो जाएगा भाई 30, ये होगा 31 और ये होगा 32। दोनों सेम सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब मैं काम करती हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन ले लेती हूँ। और जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन 14, 15, 16 ही रहेगा, ये भी 14, 15, 16 ही रहेगा। और ऊपर वाला क्या होगा, तो 30 में से हम 14 को माइनस करेंगे, 31 में से 15 को माइनस करेंगे और 32 में से 16 को माइनस करेंगे। बताओ जल्दी से कितना निकल कर आएगा। हाँ, अगर 10 में से 4 जाएगी तो 6 बचेगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, हाँ या ना। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, हाँ ये भी 16 आया। 12 में से 6 गया तो फिर ये 6 बचेगा और ये भी 16। तो हमने क्या देखा कि यस, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो इक्वल ही हैं, यानी कि समान ही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल ही है, समान ही है। बात समझ में आई? चलो तो अब हम बढ़ते हैं इस सेशन को खत्म करने की तरफ, है ना। और इस सेशन को खत्म करने के पहले हम थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं, है ना। हम जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं एक बार चलकर, है ना, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताया और मैंने आपको ये पूरा चार्ट बनाकर एक्सप्लेन किया और मैंने आपको ये चार्जेस के बारे में बताए। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पूरी कहानी को बताया है। मैंने आपको परमाणु भार के बारे में बताया, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताया, जिसमें हमने मूल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। फिर हमने जाना है इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी को, है ना। फिर मैंने जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल को डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहाँ होती है, ये भी हमने जाना है। और फिर हमने जाना है क्वांटम नंबर के बारे में। 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं, वो हमने जाना। पाउली का वर्जन नियम हमने जाना है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम जाना है, आफबाउ का नियम हमने जाना है। और फिर
आइसोटोप्स की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी, कैसे 0 आया, कैसे 1 आया, कैसे 2 आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, ये प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या होते हैं, तो ये तीनों ही समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, जिसका एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई। फिर मैंने आपको समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में यानी आइसोटोनिक के बारे में बताया। सो ये क्या है भाई, तो ये है आइसोबार्स, थोड़ा सा सजा लूं इसे भी, ये है आइसोबार्स और ये क्या है आइसोटोन्स। चलिए दैट्स इट, और इसके नोट्स प्रॉपर ऐसे ही बना लीजिएगा। इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई वो मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दी है। अब किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट हो सो यस कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा। बाकी मैं आपको और बता दूं कि आप इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है। सो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को करना होगा फॉलो, वहां जाना है, इसे फॉलो करना। तो आज की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ ही साथ इसके पहले की क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। आप हमारे फेसबुक चैनल से भी, पेज से भी जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप एसी प्लस से जुड़ सकते हैं। सो मैम ने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई हो। सो कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।